एक बार की बात है, एक राजा की 4 बेटियां थीं। चारों अपनी अच्छाई, तमीज और खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उनमें से 3 की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी नीलोफर समझदारी और सुंदरता में सबसे आगे थी। उसके बाल इतने चमकदार और सुनहरे थे जैसे बिल्कुल खरे सोने के हों। लेकिन अब तक कोई ऐसा राजकुमार नहीं मिला था जो उसके लायक हो। राजा और रानी उसे बहुत चाहते थे और हमेशा यही दुआ करते रहते थे कि उसे एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिले। एक दिन नीलोफर अपनी सहेलियों के साथ महल के पास बहते दरिया के किनारे पहुंची। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। पानी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चांदनी घुली हो। सब लड़कियों का मन हुआ कि थोड़ा पानी में खेला जाए। नीलोफर भी उनके साथ दरिया में उतर गई। सब हंसते खेलते नहा रही थीं कि इसी दौरान नीलोफर के कुछ बाल पानी में बह गए। शाम होते ही सब लड़कियां वापस महल लौट आईं। दरिया का पानी उन बालों को बहाकर दूर एक और इलाके में ले गया, जहां वो एक बड़ी चट्टान के पास आकर रुक गए। इत्तेफाक से उसी वक्त उस रियासत का राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया हुआ था। उसके कुछ साथी दरिया के किनारे पानी पीने पहुंचे। तभी उनमें से एक की नजर उन सुनहरे बालों पर पड़ी। उसने बाल उठाए और फौरन राजकुमार को लाकर दिखाए। राजकुमार ने जब वो बाल देखे तो देखता रह गया। उसने उन बालों को बड़े ध्यान से संभालकर अपने कमरे में रख लिया। थोड़ी देर बाद उसकी मां यानी रानी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उसने बिना कुछ बोले मना कर दिया। अगली सुबह भी उसने ना नाश्ता किया न चाय पी। ये देखकर रानी घबरा गई और जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने फौरन अपने वजीर के बेटे को बुलवाया और कहा कि वो जाकर राजकुमार से पूरी बात पता करे। वजीरजादा राजकुमार के पास गया और नरमी से पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। पहले तो राजकुमार टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिर में वो बोल ही पड़ा, मेरा दिल उस लड़की पर आ गया है जिसके ये सुनहरे बाल हैं। वजीरजादा मुस्कुराया और बोला, अगर बात बस इतनी सी है तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर राजा से इजाजत लेता हूं। वो सीधे राजा के पास गया और पूरा किस्सा बता दिया। फिर राजा ने राजकुमार को बुलाया, प्यार से समझाया और कहा, पहले खाना खा लो, मैं अभी हुक्म देता हूं कि उस लड़की को ढूंढा जाए। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चारों तरफ जाकर उस लड़की को तलाश करें जिसके बाल सोने जैसे चमकते हों। कई दिनों तक बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो राजकुमार दुखी होकर बीमार पड़ गया। बेटे की हालत देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने पूरे देश में ऐलान करवा दिया कि जो भी उस लड़की का पता बताएगा जिसके बाल सोने जैसे चमकते हों, उसे इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोग उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन कई दिन बीत गए और किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ राजकुमार की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे देखकर हर कोई दुखी हो जाता। राजा की सब्र की हद पार हो चुकी थी। उसने गुस्से में मंत्री को बुलाकर कहा, अगर तुम पूरे महीने में उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि अब वो खुद ही निकल पड़ेगा और हर हाल में उस लड़की को ढूंढेगा। अगले ही दिन मंत्री के बेटे ने अपनी पहचान छुपाकर एक चूड़ी बेचने वाले का भेष बना लिया। वो अलग अलग इलाकों में जाने लगा और हर गांव में आवाज लगाता, चूड़ियां देख लो बहनों, बहुत सुंदर चूड़ियां। जैसे ही लड़कियां बाहर आती, वो ध्यान से उनके बाल देखता, शायद किसी के बाल वैसा ही चमकते हों जैसे उसे ढूंढने हैं। 20 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना सफर जारी रखा। आखिरकार वो एक शहर पहुंचा जो बहुत खूबसूरत था और वही जगह थी जहां राजकुमारी नीलोफर रहती थी। यहां भी वो चूड़ियां बेचता रहा और हर लड़की से एक ही सवाल करता, क्या तुम्हारे यहां कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सूरज की रोशनी जैसे चमकते हों? ज्यादातर लड़कियां बस मुस्कुरा देती या मना कर देती। फिर एक दिन जब महीने के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, महल के खजांची की बेटी ने उसे बुलाया। जैसे ही वो उसे चूड़ियां पहना रहा था, उसने फिर वही सवाल किया। लड़की ने हैरानी से कहा, मैं राजकुमारी नीलोफर को जानती हूं, उसके बाल सच में सोने जैसे चमकते हैं। यह सुनकर मंत्री का बेटा चौंक गया, लेकिन जानबूझकर शक जाहिर करते हुए बोला, हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हो, सोने जैसे बाल हर किसी के नहीं होते। लड़की नाराज हो गई और बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मंत्री का बेटा मुस्कुराया और बोला, अगर यह सच है तो कोई सबूत दिखाओ। लड़की चिढ़ गई और बोली, अगर मैं तुम्हें राजकुमारी के बाल लाकर दिखा दूं तो? मंत्री का बेटा चालाकी से बोला, अगर तुमने वो बाल ला दिए तो ये चूड़ियां तुम्हारी, वरना तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लड़की ने थोड़ा सोचकर यह शर्त मान ली। वो शाम को महल गई और बातों बातों में हंसते हुए एक मौका पाकर राजकुमारी के बालों में से
एक पतला सा बाल चुपचाप निकाल लिया, फिर इजाजत लेकर अपने घर लौट आई। अगली सुबह जैसे ही मंत्री का बेटा गली से गुजरा, वो लड़की दरवाजे पर आई, उसे बुलाया और वो चमकता हुआ सुनहरा बाल उसके सामने रख दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो यकीन हो गया? मंत्री का बेटा हंस पड़ा, तुमने सच कहा था, ये इनाम तुम्हारा हुआ। लड़की ने खुशी से चूड़ियां रख लीं और मंत्री का बेटा बिना देर किए पास के बाजार से एक घोड़ा खरीदकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। अब जब महीने के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे और मंत्री के बेटे का शहर बहुत दूर था, तो उसने घोड़े को तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे दिन रात का होश नहीं रहा, बस यही फिक्र थी कि किसी भी तरह समय पर राजा के दरबार पहुंच जाए। लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि घोड़ा तेज दौड़ाने के बावजूद वो सही समय पर नहीं पहुंच सका। उधर महल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा ने मंत्री को दरबार में बुलाया और गुस्से में पूछा, क्या उस लड़की का कोई पता चला जिसके बाल सूरज की रोशनी जैसे चमकते हों? मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मेरा बेटा खुद उसे ढूंढने गया है, उम्मीद है कि वो जल्दी लौटेगा। यह सुनकर राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से कहा, वक्त पूरा हो गया है और मेरा बेटा अब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तुमने हमें बहुत निराश किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी वक्त दरबार में ऐलान हुआ कि मंत्री को मैदान में लाकर सबके सामने सजा दी जाएगी। शाम का वक्त था, बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। मंत्री को बांधकर एक ऊंचे तख्त पर बैठा दिया गया। जल्लाद हाथ में तलवार लिए खड़ा था, बस राजा के इशारे का इंतजार था। जैसे ही तलवार ऊपर उठने लगी, एक आवाज गूंजी, रुको, सजा मत दो। सब चौंक गए। ये मंत्री के बेटे की आवाज थी। वो थका हारा मैदान में आया और ऊंची आवाज में बोला, मैं कामयाब हो गया हूं, उस लड़की का पता चल चुका है। राजा ने तुरंत जल्लाद को इशारा किया कि तलवार नीचे रख दो। मंत्री के हाथ खोल दिए गए और उसकी जान बच गई। मंत्री का बेटा जल्दी से राजा के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, उस लड़की का नाम नीलोफर है। वो बहुत दूर बसे शहर बीजू बंगर की राजकुमारी है और उसके बाल सच में सोने जैसे हैं। राजकुमार ने यह खुशखबरी सुनी तो उसके चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई। उसने मंत्री के बेटे को गले लगाया और शुक्रिया कहा। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि राजकुमार को तुरंत वहां भेजा जाए। राजा ने फौरन हुक्म दिया और एक संदेशवाहक को पहले ही रवाना कर दिया ताकि बीजू बंगर के राजा को उनकी आने की खबर दी जा सके। कुछ दिन बाद एक बड़ा काफिला रवाना हुआ जिसमें राजा, मंत्री, राजकुमार के दोस्त और मंत्री का बेटा सब शामिल थे। काफिला धीरे धीरे सफर करता रहा और 12वें दिन उस शहर पहुंच गया जहां राजकुमारी नीलोफर रहती थी। क्योंकि संदेशवाहक पहले ही वहां पहुंच चुका था, इसलिए उनका बहुत शानदार स्वागत किया गया और उन्हें शाही मेहमानों की तरह महल में ठहराया गया। अगली सुबह राजा ने राजकुमारी नीलोफर को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटी, अब तुम अपनी शर्तें बताओ ताकि हम उन पर अमल कर सकें। राजकुमारी ने अदब से जवाब दिया, आज एक खास दरबार लगाया जाए, मुझे राजकुमार से कुछ सवाल करने हैं। दरबार सजाया गया, कीमती कालीन बिछाए गए और राज्य के सबसे इज्जतदार लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ एक खास जगह पर बैठी और राजकुमार शाही तख्त पर आसीन हुआ। राजकुमारी की सबसे करीबी सहेली ने सबको सलाम किया और अदब से राजकुमार की तरफ देखकर पहला सवाल किया। हमारी राजकुमारी जानना चाहती हैं, अक्ल का खाना क्या होता है? सवाल सुनते ही दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी बोलती बंद हो गई हो। राजकुमार के माथे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आने लगीं। उसने फौरन मंत्री के बेटे की तरफ देखा, जैसे उससे मदद मांग रहा हो। मंत्री के बेटे ने आंखों के इशारे से कहा, वक्त मांगो। राजकुमार ने नरमी से कहा, कृपया हमारी समझदार राजकुमारी से कहिए कि यह सवाल सोचने वाला है, मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। सहेली ने सिर झुकाकर हामी भरी और जाकर राजकुमारी को बताया कि 1 दिन की इजाजत दे दी गई है। राजा ने दरबार खत्म करने का ऐलान कर दिया और सब लोग अपने अपने कमरों में लौट गए। रात का वक्त था, सब सो रहे थे, लेकिन राजकुमार बेचैन था। उसने मंत्री के बेटे को पास बुलाया और कहा, इस सवाल का जवाब मेरी समझ से बाहर है, तुम ही कुछ सोचो। मगर मंत्री का बेटा भी उलझन में था। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा। अगली सुबह सबने नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम किया। दोपहर का खाना भी हो चुका था, लेकिन जवाब अब भी एक राज बना हुआ था। फिर शाम के करीब राजा ने फिर से दरबार बुलाया। हर छोटा बड़ा अपनी जगह बैठ चुका था, लेकिन राजकुमार का मन भारी था। वह मंत्री के बेटे के कमरे में गया और उसे चुपचाप उदास बैठा पाया। राजकुमार ने प्यार से पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? मंत्री का बेटा अचानक उठा, राजकुमार से लिपट गया और हल्के से मुस्कुरा दिया। राजकुमार हैरान हो गया और बोला, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम अचानक खुश हो गए?
मंत्री के बेटे ने राजकुमार के कान में धीरे से कुछ कहा। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह हंसता हुआ बाहर निकल आया। राजा ने जब उन दोनों को हंसते देखा तो हैरानी से पूछा, अभी तो तुम दोनों परेशान थे, अब इतने खुश कैसे हो गए? क्या बात है? राजकुमार राजा के पास गया और धीरे से कुछ कहा। राजा ने वो बात सुनकर मुस्कुराया और सब दोबारा दरबार में आ गए। राजकुमार शाही तख्त पर बैठा और कुछ ही देर में राजकुमारी की सहेली फिर आई और नरमी से बोली, ए बहादुर राजकुमार, हमारी राजकुमारी पूछती हैं कि अक्ल क्या पीती है? राजकुमार ने इत्मीनान से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी तरफ से समझदार राजकुमारी से कहना, अक्ल दुख पीती है। जवाब सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगीं और सबने राजकुमार की समझदारी की खूब तारीफ की। अभी शोर कम ही हुआ था कि राजकुमारी की सहेली ने एक और सवाल रख दिया, ए समझदारी और होशियारी से भरे हुए राजकुमार, हमारी राजकुमारी जानना चाहती हैं कि अक्ल क्या पहनती है? जब राजकुमारी की सहेली ने दूसरा सवाल पूछा तो दरबार के सारे चेहरे हैरानी और उलझन में डूब गए। सवाल ऐसा था कि किसी को भी तुरंत जवाब नहीं सूझा। राजकुमार ने फिर से एक दिन की मोहलत मांगी और राजा ने इजाजत दे दी। दरबार खत्म हुआ और सब लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट गए। यह सवाल इतना अजीब था कि पूरी रात सब उसका मतलब समझने में लगे रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि मंत्री का बेटा, जिसे हमेशा समझदार और चतुर माना जाता था, वो भी चुपचाप बैठा रहा। हर किसी ने अपनी सोच के हिसाब से कुछ न कुछ अंदाजा लगाया, लेकिन कोई भी बात दिल को नहीं लगी। अगली सुबह सबको फिर से दरबार में बुलाया गया। रास्ते में जाते हुए राजा के चेहरे पर साफ चिंता नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने मना किया था, लेकिन राजकुमार की जिद के आगे झुकना पड़ा। अब सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये बात पूरी की, राजकुमार अचानक हंस पड़ा। राजा हैरानी से पलटा और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है आज का दिन कितना मुश्किल है और तुम मजाक कर रहे हो? राजकुमार नरमी से राजा के पास गया, उसके कान में कुछ कहा और मुस्कुराकर बोला, बस इसलिए तो हंस रहा था महाराज। राजा ने यह सुनकर हल्की सी हंसी हंसी और उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे नरमी में बदल गई। उसी वक्त मंत्री का बेटा राजकुमार के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। राजकुमार के चेहरे पर एकदम से खुशी की रोशनी फैल गई और वो मुस्कुराता हुआ दरबार की तरफ बढ़ा। जब सब लोग अपनी जगह पर बैठ चुके तो राजकुमारी की सहेली फिर से आगे आई और नरमी से बोली, हमारी राजकुमारी जानना चाहती हैं, अक्ल क्या पीती है? राजकुमार ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये सवाल तो बहुत आसान है, अक्ल गुस्से को पी जाती है। जवाब सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ तालियों की गूंज थी और लोग राजकुमार की अक्ल की तारीफ करने लगे। उसी पल राजकुमारी भी पर्दे में सामने आई और नरमी से बोली, आपने मेरे दोनों सवालों के दिल को छू लेने वाले जवाब दिए हैं। दरबार में खुशी का माहौल था, लेकिन अब सबकी निगाहें मंत्री के बेटे पर थीं। किसी ने उससे पूछा, अब आगे क्या होगा? मंत्री का बेटा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अभी तो खुद भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। अगले दिन वो फिर से चूड़ियां बेचने वाले का भेष बनाकर खजांची के घर पहुंच गया। जैसे ही लड़की ने उसकी आवाज पहचानी, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर बुला लिया। अंदर आते ही लड़की ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है, लगता है तुम राजकुमार के करीबी हो। पिछली बार भी तुमने चालाकी से मुझसे राजकुमारी का राज पता किया था, अब सच सच बताओ, तुम हो कौन? राजकुमार के करीबी दोस्त ने नरमी से कहा, मैं इस राज्य का वजीर का बेटा हूं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब तक तो तुम्हारे दोस्त की किस्मत साथ देती रही है, लेकिन आज खेल पलट सकता है। यह सुनकर वजीरजादे की आंखों में नमी आ गई। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तुम इतने उदास क्यों हो? वजीरजादा दुखी दिल से बोला, मैं तुमसे दिल की बात करना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि अगर मेरे दोस्त की शादी राजकुमारी नीलोफर से हो गई तो वो तुम्हारे राजा से मेरा रिश्ता तय करवाने का वादा कर चुका है। लेकिन अगर आज वो राजकुमारी की शर्त पूरी न कर सका तो न सिर्फ पापा वो राजकुमारी को खो देगा, बल्कि मैं भी हमेशा के लिए तुम्हें खो बैठूंगा। बस इसी बात ने मुझे बेचैन कर रखा है। यह सुनकर लड़की के चेहरे पर पहले तो हल्की सी शर्म की लाली छा गई, फिर वो संजीदगी से बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बताती हूं कि बिना दरवाजा खोले शेर को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। वजीरजादा खुशी से झूम उठा और जल्दी से बोला, क्या तरीका है, जल्दी बताओ। लड़की ने भरोसे से जवाब दिया, असल में जो शेर पिंजरे में बंद है वो जिंदा नहीं है, बल्कि मोम से बनाया गया है। उसे इतनी सफाई से तैयार किया गया है कि देखने वाला उसे असली समझता है।
अगर तुम लोहे की मोटी सी छड़ को अच्छे से गर्म करके उसके जिस्म से छुआओगे तो मोम पिघलने लगेगा और शेर अपने आप पिंजरे से बाहर बह जाएगा। इस तरह शर्त भी पूरी हो जाएगी और कुछ तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वजीरजादे ने शुक्रिया अदा करते हुए लड़की का हाथ थामा और बिना देर किए भागता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। उसने राजकुमार को अलग ले जाकर पूरी बात समझाई। राजकुमार ने जैसे ही यह तरीका सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो फौरन राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने वजीरजादे की समझदारी की तारीफ की और बोला, हम जरूर तुम्हारी शादी इस सच्ची और समझदार लड़की से करवाएंगे। शाम को दरबार की रौनक कुछ खास थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन सबकी निगाहें राजकुमार पर थीं। कुछ ही देर में राजकुमारी नीलोफर रेशमी कपड़ों में और पूरे रुतबे के साथ दरबार में आईं और राजकुमार से बोलीं, तो बताइए, क्या आप मेरी शर्त पूरी करेंगे या खाली हाथ लौटेंगे? राजकुमार ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं खाली हाथ लौटने का सोच भी नहीं सकता। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं और आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने सिर हिलाया और हुक्म दिया, शेर वाला पिंजरा दरबार में लाया जाए। कुछ ही पल में सिपाही एक पिंजरा लेकर आए जिसमें एक ऐसा शेर बंद था जो दूर से देखने पर बिल्कुल असली लगता था। कारीगरों ने मोम से ऐसा जिंदा जैसा शेर बनाया था कि सच्चाई और धोखे में फर्क करना मुश्किल था। दरबारियों के चेहरों पर हैरानी थी और सबकी निगाहें राजकुमार की तरफ थीं। अब वो क्या करेगा? राजकुमार चुपचाप अपनी जगह से उठा, पिंजरे के पास गया और कुछ पल तक शेर को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, एक मजबूत लोहे की छड़ लाई जाए और तुरंत आग जलाई जाए। सब लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन राजा का हुक्म था, इसलिए फौरन तैयारियां शुरू हो गईं। जब आग तेज लपटों की तरह जलने लगी तो राजकुमार ने लोहे की छड़ अंगारों में रख दी। लोग सोचने लगे कि आखिर वो करना क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद जब लोहे की छड़ अंगारे जैसी लाल हो गई तो राजकुमार ने उसे पिंजरे में मौजूद शेर के शरीर से लगा दिया। जैसे ही गर्म छड़ शेर के पहलू से टकराई, एक अजीब नजारा देखने को मिला। शेर के जिस्म से मोम पिघलने लगा और कुछ ही पल में वो मूर्ति पानी की तरह बहकर पिंजरे से बाहर आ गई। दरबार खुशी से गूंज उठा। हर तरफ तालियों और वाह वाह की आवाजें आने लगीं। राजकुमार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ए समझदारी और जहानत की राजकुमारी, शर्त पूरी हो गई। अब बताइए, अगला हुक्म क्या है? राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे से बोली, ए बहादुर राजकुमार, आपने मेरे हर इम्तिहान में कामयाबी पाई। अब मेरे दिल की मंजूरी भी आपके साथ है। कुछ ही दिनों में शाही महल को दुल्हन की तरह सजाया गया और राजकुमार और राजकुमारी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। 4 दिन बाद राजकुमार ने राजा के सामने गुजारिश की कि वजीरजादे का निकाह खजांची की बेटी से किया जाए, जिसने मुश्किल वक्त में मदद की। राजा ने बड़ी खुशी से मंजूरी दी और वजीरजादे की शादी भी ऐसी धूमधाम से हुई कि लोग तारीफ करते थक न सके। फिर वो सब लोग, जिनमें राजकुमार, नीलोफर, वजीरजादा और उसकी दुल्हन शामिल थे, वापस अपने वतन लौटे। जब वहां पहुंचे तो कई दिनों तक जश्न मनाया गया। गरीबों और जरूरतमंदों में तोहफे बांटे गए और पूरे शहर में खुशी का माहौल छा गया। कुछ ही दिनों में बूढ़े राजा ने अपनी सल्तनत अपने बेटे को सौंप दी। राजकुमार राजा बन गया और उसने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए अपने वफादार साथी वजीरजादे को राज्य का नया वजीर बना दिया और उसके पिता के लिए शाही खजाने से हर महीने की तनख्वाह भी तय कर दी। इस तरह नई हुकूमत ने इंसाफ, मोहब्बत और तरक्की का एक नया दौर शुरू किया, जहां हर इंसान खुशहाल और संतुष्ट दिखाई देता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जब अक्ल, सच्चाई और नरमी साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली खूबसूरत कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।